अधिनियम 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की हेलो दोस्तों, जैसे कि आज देख रहे हैं, आज का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 है क्या, इसमें क्या है, सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है, वीक है, इस वजह से थोड़ी सी आज हो सकता है कि आवाज़ में कमी आ जाए, तो इसलिए आपको आवाज़ की टेंशन नहीं लेनी। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे बड़े ध्यान के साथ पढ़ना है और सपोर्ट करना है। भारत शासन अधिनियम 1919 ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। भारत शासन 1919 के पहले हमने देखा था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में देखा था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का जो नाम पड़ता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो उनमें से दो लॉर्ड होते हैं, एक मार्ले होता है, एक मिंटो होता है। मार्ले जो होता है वह भारत सचिव के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त होता है, और जो मिंटो होता है वो भारत वायसराय के रूप में भारत में ही नियुक्त होता है। भारत सचिव के रूप में जो मार्ले नियुक्त होता है वो इंग्लैंड में नियुक्त होता है, और जो मिंटो होता है वो वायसराय होता है। दोनों ने इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का नाम दिया गया, दोनों के नामों से नाम दिया गया, दोनों ने उसमें काम किया है, दोनों की अहम भूमिका है, इसलिए उस अधिनियम को भी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दे दिया गया। इसी प्रकार इसमें भी 1919 के अधिनियम में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कहा गया है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड ये भी दो लॉर्ड होते हैं। मांटेग्यू जो होता है वो भारत सचिव के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त होता है, और जो चेम्सफोर्ड होता है वो वायसराय होता है। जो चेम्सफोर्ड होता है वो वायसराय होता है। मांटेग्यू जो होता है तो होता है उसमें इंग्लैंड में नियुक्त होता है भारत सचिव के रूप में, और चेम्सफोर्ड इंग्लैंड में नियुक्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य होता है क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना। क्रमिक रूप से यानी कि अलग 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 सरकारों की स्थापना करना, क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकारों के स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य होता है। लेकिन क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया जाता है। क्रमिक रूप से 1919 का भारत शासन अधिनियम बनाया जाता है, जो अधिनियम 1921 में लागू होता है। लागू कब होता है? बनता 1919 में है, घोषणा 1917 में की जाती है, बनता 1919 में है, और ये लागू किया जाता है 1917 में। ठीक है, इस अधिनियम की बनने से और लागू होने तक का पूरा कार्यकाल 1917 से लेकर 1921 तक का टाइम होता है। ठीक है, इसी प्रकार इस अधिनियम में प्रमुख विशेषता है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू करना। इस अधिनियम का मेन मकसद होता है कि जो केंद्र विधान परिषद थी उसको अब दो सदनों में बांट दें, दो सदनों में अलग अलग डिवाइड कर दें, और ऐसी व्यवस्था को हमें यह अधिनियम लाता है। एक होता है केंद्रीय राज्य सचिव, एक होता है केंद्रीय राज्य परिषद, एक होता है केंद्रीय राज्य परिषद, एक होता है केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय राज्य परिषद जैसे उच्च सदन भी कहा जाता था, और केंद्रीय विधानसभा जैसे निम्न सदन भी कहा जाता था। केंद्रीय राज्यसभा में 60 सदस्य ऑलरेडी थे पहले से, 60 सदस्य ऑलरेडी पहले से थे, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो आइए इस प्रकार से कुछ 1919 का भारत शासन अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड है उसको देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। 1919 का अधिनियम, इनमें से दो लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड मांटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
लॉर्ड मांटेग्यू और चेम्स्फोर्ड। लॉर्ड मांटेग्यू जो होते हैं, ये होते हैं ये भारत सचिव होते हैं और ये वायसराय कौन होते हैं, ये वायसराय होते हैं। इस प्रकार इन दोनों का काम शुरू होता है, इन दोनों की अहम भूमिका होती है ऐसे इसे अधिनियम को बनाने में और चलाने में। ठीक है, ये लॉर्ड माउंटेन इसकी जो घोषणा करती है ब्रिटिश सरकार, घोषणा इस अधिनियम की घोषणा 20 अगस्त सन 1917 को की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 20 अगस्त सन 1917 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता है और ये क्रमिक रूप से इसका ये तो घोषणा होती है, घोषणा करती है और सन 1919 में बनता है, यह नियम बनता है और 1921 में क्रमिक रूप से लागू होता है। ठीक है, 1917 में बनता है, वो घोषणा की जाती है, 1919 में बनता है और 1921 में लागू होता है। ठीक है, 1919 में यह लागू किया जाता है, वो भी भारत में लागू किया जाता है। ठीक है, ये क्रमिक उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करता है, क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकारों की स्थापना होती है इस अधिनियम से। ओके, इस अधिनियम में ये अधिनियम ऐसा माना जाता है कि द्वैत शासन जो होता है, द्वैत शासन प्रणाली की जो व्यवस्था खत्म कर दी जाती है उसको ये पुनः लेके आता है और लागू करता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था को ये लागू करता है। द्विसदनात्मक मतलब कहें तो इस अधिनियम में पहली जो होती है वो होती है केंद्रीय राज्य विधान परिषद। द्विसदनात्मक यानी केंद्रीय राज्य विधान परिषद, केंद्रीय राज्य विधान परिषद। केंद्रीय राज्य विधान परिषद पहले होती है जिसमें से सदस्य 60 होते हैं, 60 सदस्य, और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, कार्यकाल 5 वर्ष का, 60 सदस्य, कार्यकाल 5 वर्ष का। इसी प्रकार दूसरा होता है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा होता है केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, जिसमें से सदस्य 145 होते हैं, सदस्य 145 होते हैं और कार्यकाल जो होता है इनका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का, 3 वर्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होता है। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद जो केंद्रीय विधान परिषद होता है, केंद्रीय विधान परिषद और तो अधिनियम के कार्यों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। जो होता है ये अधिनियम होता है, इस अधिनियम को कार्यों को भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है द्विसदनात्मक व्यवस्था कहा जाता है। इस अधिनियम के कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला 2 भागों में कार्यों को 2 भागों में बांटता है, यह अधिनियम कार्यों को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, कार्यों को 2 भागों में बांटता है। पहला बांटता है ये केंद्रीय विषय पे, केंद्रीय विषय या केंद्रीय सूची, केंद्रीय विषय या केंद्रीय सूची। ठीक है, दूसरा बांटता है
पहला हो गया केंद्रीय विषय और दूसरा होता है प्रांतीय विषय। प्रांतीय विषय पहला होता है केंद्रीय विषय, दूसरा होता है प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय के अंदर रक्षा रक्षा हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, सीमा शुल्क आदि जैसे विभागों को रखा जाता है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क आदि को, सीमा शुल्क आदि को रखा जाता है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क आदि को। इसमें से स्वास्थ्य, शिक्षा को, कृषि को रखा जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो सरकार के जो कार्य होते हैं उनको भी दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है केंद्रीय विधान केंद्रीय विषय में, जिसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सीमा शुल्क रखा जाता है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सीमा शुल्क रखा जाता है। दूसरा होता है प्रांतीय विषय, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में रखा जाता है। इसी प्रकार प्रांतीय विषय को भी दो भागों में बांटते हैं। प्रांतीय विषय को भी दो भागों में बांटा जाता है। आइए देखते हैं प्रांतीय विषय को। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटना। भागों में बांटा जाता है। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन होता है? आरक्षित सूची और दूसरा होता है हस्तांतरित विषय। पहला हस्तांतरित सूची और आरक्षित सूची, यानी कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, ये दो भागों में बांटा जाता है। इन दो भागों में इनको भी बांटा जाता है। अब आरक्षित विषय के अंदर किसे रखा जाता है? आरक्षित विषय के अंदर आ जाता है भूमिकर, वित्त, न्याय और वित्त, न्याय, पुलिस, खनिज, ऐसे आ जाते हैं। भूमिकर जो होता था उसको आरक्षित विषय में रखा जाता था। न्याय जो होता था उसको आरक्षित विषय में रखा जाता था। पुलिस को भी आरक्षित विषय के अंदर रखा जाता है। पुलिस को भी आरक्षित विषय, और खनिज, वित्त रह गया, वित्त और खनिज, इनको आरक्षित विषय के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर क्या रखा जाता था? इसके अंदर जो कम महत्व के विषय होते थे उनको रखा जाता था। किनको रखा जाता था? कम महत्व के विषय को। कम महत्व के विषय को रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। द्वैत शासन प्रणाली या द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू हो चली आ रही। पहले द्विसदनात्मक पहले आता है, उसको बांटती है किसको? पहली बांटी जाती है ये जो परिषदें थी उनको दो भागों में बांटता है। केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा दो भागों में बांटता है, जिसको उच्च सदन और निम्न सदन से नाम से जाना जाता है। उसके बाद है उनके कार्यों को दो भागों में बांटता है, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय के अंदर रक्षा, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क आदि जैसे को रखा जाता है, और प्रांतीय विषय में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे विषयों को रखा जाता है। उसके बाद प्रांतीय सूची होती है, इन दोनों सूची के, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची, उस प्रांतीय सूची को भी दो भागों में बांटता है। प्रांतीय सूची को आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंदर भूमिका, वित्त, न्याय, पुलिस आदि जैसे कार्यों को रखा जाता है, और उसमें से जो कम महत्व के विषय होते हैं उसको हस्तांतरित विषय के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनको दो भागों में बांटा भी था। इस प्रकार से अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की
अब यहाँ से पता चलता है कि जो अधिनियम है 1919 का, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है 1919 का, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, तो इससे पता चलता है कि ये अधिनियम है तो ये द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना करता है, द्वैत शासन की स्थापना करता है। इससे पता चलता है कि अधिनियम 1919 का अधिनियम द्वैत शासन की स्थापना करता है, क्योंकि हर चीज डबल डबल हो रही है। द्वैत शासन की स्थापना करता है या गठन करता है। द्वैत शासन की स्थापना अभी पहले हमने देखा कि दो भागों में बांटा सारी चीजों को, दो भागों में। पहले होती लोकसभा और दूसरी होती राज्यसभा। पहले लोकसभा, दूसरा राज्य सभा। पहली लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, इनको बांटता है। पहली होती लोकसभा और दूसरी राज्यसभा को भी बांटता है। यह अधिनियम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव, अभी तक जो चुनाव हो रहे थे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे थे, यह अधिनियम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को भी लागू करता है। यह अधिनियम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करता है, लेकिन मत देने का अधिकार सिर्फ सीमित लोगों को देता है। मत वो दे सकते हैं जैसे शिक्षित लोग हों या संपत्ति उनके पास हो, जो कर देते हैं या तो जो कर देते हैं, ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार यह अधिनियम देता है। 1919 का शुरुआत करता है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की, जिनमें से मत देने का अधिकार सीमित लोगों को देता है, देने का अधिकार सीमित लोगों को होता है। वो कौन होते हैं? जो या तो शिक्षित लोग हों, शिक्षित, या तो वो कर देते हो, शिक्षित लोग हों या तो कर देते हैं, शिक्षित हो या तो कर देते हैं, या तो जिनके पास संपत्ति हो, जिनके पास संपत्ति हो। ठीक है, ऐसे लोगों को ये मत देने का अधिकार देता है। यह है अधिनियम 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम 19 के अधिनियम के अनुसार, इसके अनुसार वायसराय की जो कार्य परिषद होती है उसमें से 6 सदस्यों का चुनाव, 6 सदस्य होते थे। वायसराय की परिषद में 6 सदस्य होते थे, जिनमें से 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक है। 3 सदस्य भारतीय होना ही जरूरी था, लेकिन जो कमांडर इन चीफ होता है उसको छोड़ के, कमांडर इन चीफ के उनको छोड़ के जो 3 सदस्य होंगे वे भारतीय ही होंगे। वो 1919 के वायसराय कार्य परिषद में 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्य होते थे, जिनमें से 3 भारतीय होते हैं। 3 जिनमें से 3 भारतीय होते हैं। ठीक है, लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़ के, कमांडर इन चीफ को छोड़ के। ठीक है, यह है अधिनियम 1919 का अधिनियम सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों को, सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का विस्तार करता है, पृथक निर्वाचन का विस्तार भी करता है। किनको? सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय जो ये होते हैं, इनको क्या करता है? प्रथम निर्वाचन का विस्तार करता है।
निर्वाचन का विस्तार करता है। प्रसंग निर्वाचन का भी विस्तार करता है। ठीक है, इस प्रकार से इन नियम में पहली बार महिलाओं को, एक बात अच्छी बात होती है कि पहली बार ये पॉइंट किनारे, पहली बार महिला शक्ति जो होती है, महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया जाता है। को भी मत देने का दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ भारत शासन अधिनियम 1919 होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।